हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है, जाके वो भी देख लेना। तो बढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला इसमें अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले इसको हम देख लें, इसको वी से डिनोट किया जाता है। जो हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट पे लाने में, जैसे ये पॉइंट है और ये इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज को लाने में जितना अपन को वर्क करना पड़ा वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट के लिए ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। जो W यहाँ पर है वो हमारा वर्क डन। ये वर्क डन हमें पता है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को वोल्ट भी लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन होती है m1 L2 T-3 A-1। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे कोई ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। किसी पॉइंट को B से A ले जाने में या फिर A से B ले जाने में जितना अपन को वर्क करना पड़ा वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट टू पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला VA माइनस VB इक्वल्स टू WAB अपॉन क्यू नॉट। सेम चीज़ इसमें वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो क्या था K/Q/R²। सिमिलरली इधर भी यही चीज़ लगा के अपन जिस तरह वो निकाला था उसी तरह अपन ये वाला भी निकाल लेंगे। तो लेट्स से इधर अपने पास एक चार्ज है Q जो कि R डिस्टेंस पे, इसके R डिस्टेंस पे अपन P है, इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी? इनफाइनाइट से कोई पॉइंट को लाना है। तो इनफाइनाइट, ये मान लो ये इनफाइनाइट पे है, तो इस पॉइंट को लाने में अपन को कितना वर्क करना पड़ा। अपन इसको डिस्प्लेस करेंगे इस साइड dx, तो ये जो Q चार्ज है वो इस पे फोर्स भी लगाएगा जो कि होगा इस साइड, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेट्स से ये Q नॉट अभी अपन डिस्प्लेस करके ले आए x डिस्टेंस पे Q के, और अपन को P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो फोर्स लगा Q नॉट पे वो क्या हो जाएगा? K फोर्स क्या होता है? K/Q1/Q2/R²। तो ये यहाँ पर ये लग जाएगा, तो Q1 क्या है? Q, और Q2 क्या है? Q नॉट। तो Q नॉट बाई x²। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है अपने पास वर्क डन। छोटा सा वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू छोटा सा dx। वर्क डन क्या हो जाएगा? अब dx cos 180 क्योंकि फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपना इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो 180 cos 180 क्या होता है? -1, तो ये जो -f dx। f अपने ने पहले वाली इक्वेशन में निकाल दिया था, तो फर्स्ट इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा -K नॉट बाई x² इंटू dx। अपन को टोटल वर्क डन निकालना है, तो दोनों साइड अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वर्क डन ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये इस पे इंटीग्रेट आ जाएगा। अब अपन पॉइंट को इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे ला रहे हैं, तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी R और लोअर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट। ये दोनों चीज़ हो जाएगी। इस K, Q और Q नॉट ये तीनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। माइनस साइन ऑलरेडी है बाहर। अब यहाँ पर 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ये चीज़ अपन यहाँ पे पुट करेंगे, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये दोनों पुट करेंगे तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो इधर r आ जाएगा। अब अपन को निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में Q नॉट। वर्क डन अपन ने ये वाला निकाल लिया और नीचे Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा KQ/R। KQ/R याद रखना। जो फोर्स होता है अपन ने देखा वो होता है KQ1/Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। अब इस वाले फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का ग्राफ ये वाला आ जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अपन ने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मल्टीपल चार्जेस की वजह से वेक्टर सम से आया था अपन का। लेकिन इधर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसका स्केलर यानी एलजेब्रिक सम हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अपन को ए पॉइंट पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस बी वाले की वजह से आएगा, एक पॉइंट चार्ज है तो इसका KQ/R और इधर आ जाएगा KQ/R सी की वजह से। तो दोनों को स्केलरली ऐड करेंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें अपन को वेक्टरली ऐड नहीं करना है, कोई डायरेक्शन वगैरह का लफड़ा नहीं है। एक पॉइंट आ जाता है, जैसे जैसे अपन पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जाने पे डिक्रीज करता है। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जैसे कि ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लेट से इधर जा रही है, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट P। अपन ने इधर देखा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, तो इधर P की ज़्यादा हो जाएगी और Q की कम। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। यही चीज़ अपन ने यहाँ पर लगाई है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट्स से ये एक डाइपोल है, ये अपना डाइपोल है और इस डाइपोल की पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q, जो Q चार्ज है ये प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से कितना होगा KQ/R यानी KQ/PB। सिमिलरली ये जो माइनस Q चार्ज है इसकी वजह से कितना हो जाएगा KQ/PA। इन दोनों को ले लेंगे, नेट अपना पोटेंशियल स्केलरली ऐड कर देंगे दोनों को, तो KQ/PB माइनस KQ/PA। याद रखना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अपन निकालते हैं उसमें जो चार्ज होता है उसको विद साइन लेना होता है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस तो माइनस लेना है। इन दोनों का KQ कॉमन आ जाएगा तो 1/PB माइनस 1/PA। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब P और PB निकालते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है डाइपोल ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो अपन अगर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। और सिमिलरली अगर इस वाली पे ये जो लाइन इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पॉइंट पॉइंट A से अगर अपन इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R। अब देखो ये वाली A है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी OM। जो OM डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी A cos थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस A cos थीटा। ये पूरा R है, ये A cos थीटा है तो ये वाली हो जाएगी R माइनस A cos थीटा। तो अपनी और PM किसके बराबर अपने माना है PB के, तो PB हो जाएगी R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली इधर लेंगे तो ये R है और ये वाली डिस्टेंस A cos थीटा, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A cos थीटा प्लस R, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाएगी, तो P अपना क्या हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। इनको सॉल्व, इन दोनों की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जाएगा 2A cos थीटा, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी का, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो जो A है वो R से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो A को अपना नेगलेक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस के अंदर, तो ये लगभग 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी हट जाएगी, तो ये जाएगा 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर। और जो 2AQ है वो अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था, 2AQ होता है डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू अपन इधर पुट कर देंगे तो नेट
अपन जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा डाइपोल के, वो हो जाता है KP cos थीटा बाई r²। फिर अगर अपन इसके लिए इस फॉर्मूले की मदद से फिर अपन डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाहें, अगर एक्सियल पॉइंट पे होगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा को इसमें 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 होता है 1 KP बाई r²। अब V R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का ग्राफ डिक्रीजिंग आ जाएगा। फिर अगर अपन इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाहे, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इसके 90 डिग्री पर होगा, cos 90 होता है 0, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। द सरफेस फॉर विच पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्पल में कंडक्टर और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये बात तो अपनी डेफिनेशन में आ जाती है कि हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होगा। सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। जैसे मान लो ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो अपने इसके परपेंडिकुलर होगी। थर्ड आता है नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसको यहाँ पे ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? तो देखो VA माइनस VB इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। ये तो 0 है, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। फिर अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये क्लोजर रहती है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये फार्दर रहती है। वो अपन आगे पैटर्न्स में कर लेंगे। फिर आता है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी है। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न। इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न कैसे होते हैं? जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न देखे थे, उसी तरह इसी के भी पैटर्न होते हैं। तो ये है ये चार्ज है प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी कुछ इस तरह। तो इस लाइंस के परपेंडिकुलर अपना क्या होगा एक स्पेयर, क्योंकि स्पेयर के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये सेंटर से निकलती है। ये चार्ज होगा इसके सेंटर पे। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है अपनी स्पेरिकल, उस स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंटर होगा ये चार्ज। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम आ जाता है। इन दोनों का बीच का जो गैप है वो आगे जाने पर इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हो जाएंगी, तो ये भी अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे से दूर होने लग जाएगी। जैसे अपने गैप है इतना, तो अगली बार इतना हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्लोज़र होती है, तो ये भी ज़्यादा क्लोज़र होंगी। यहाँ पे फार्दर होती थी, यहाँ पे ये दूर होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक चार्जेस के लिए यहाँ पे क्लोज़र होगी और यहाँ पे फार्दर होगी। यहाँ पे नल पॉइंट भी आता है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी, यानी यहाँ पे तो क्लोज़र होगी देखो, और यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो आगे जाके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से मर्ज भी हो जाएगी। तो मान लो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस साइड जा रही है, ये है इनिशियली डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है। ये वाला पॉइंट है B, पॉइंट B पे है पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट A पे है नेगेटिव Q चार्ज। इसको अपन ने रोटेट कर दिया θ2 एंगल के साथ, तो ये वाला पॉइंट हो गया B' और ये वाला पॉइंट हो गया A'। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, ठीक है। फिर वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डाइपोल। अपन एंगुलर फॉर्म में जो वर्क डन होता है वो होता है टॉर्क इंटू थीटा। तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है
टॉर्क इंटू छोटा सा थीटा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीटा क्या, टॉर्क अपन ने देखा था पिछले वाले चैप्टर में, पी ई साइन थीटा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, इनको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो ये कुछ ये आ जाएगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपने पास जो वर्क डन और या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, वो है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक स्पेशल केस आता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो अपना इनिशियली परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा 1 90 डिग्री होगा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो इसमें थीटा 1 को 90 पुट कर देंगे, थीटा 2 को थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको निकालने के लिए मान लीजिए ये दो शीट्स है अपने पास, ये शीट है ए और ये वाली शीट है बी। इस वी पोटेंशियल ऑफ शीट ए का क्या हो जाएगा वी, बी वाले का थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल मानेंगे जो कि होगा वी प्लस डी वी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ की डायरेक्शन ये सेट हो जाएगी। अपन को वर्क करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो क्यू नॉट चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए है डी एल। क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे ले जाने के लिए अपन को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इधर है फोर्स, वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू फोर्स डॉट डी एल, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो एफ डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स लग रहा है अपन का इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो हो जाएगा माइनस एफ डी एल। एफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ इंटू क्यू नॉट, तो फोर्स कितना होगा ई इंटू क्यू नॉट, ये चीज़ अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एल। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर जो वर्क डन होता है वो होता है वी इंटू क्यू नॉट भी होता है, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था। तो ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, यानी वी प्लस डी वी माइनस वी, क्यू नॉट आगे रहेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट डी वी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, तो अपन आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एल इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आ जाएगा और ई अपने पास निकल के आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी एल। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। इससे अपन लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चार्ज को अपन इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट में लाने में अपन को जितना वर्क करना पड़ेगा वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, तो दो चार्ज का जो सिस्टम होगा उन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो अपन इनफाइनाइट से एक चार्ज Q1 को लेके आए, तो इधर ना कोई दूसरा कोई चार्ज ही नहीं था, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो इसको लाने में अपन को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो W1 कितना हो जाएगा 0, एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। किसी भी अदर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो अपन को वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। फिर ये Q1 तो यहाँ पे, फिर अपन Q2 चार्ज को लेके आए इस पॉइंट B पे, इस पॉइंट B पे अपन Q2 चार्ज को लेके आए, तो Q2 चार्ज को ले आए, तो यहाँ पे ऑलरेडी Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहेगा, तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू वी। Q तो होगा Q2, V हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट B पे पोटेंशियल कितना हो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या है, तो K Q बाई R, तो यहाँ पे K Q1 बाई R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो हो जाएगा Q2 इंटू K Q1 बाई R। वर्क डन करने ये टोटल नेट अपना वर्क डन क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 तो 0 है, तो नेट अपना वर्क डन क्या हो जाएगा
K(Q1Q2)/R और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 चार्ज सिस्टम के लिए। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। 3 चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? Q1 की वजह से तो 0 होगी क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। Q1 यहाँ पे इस B पॉइंट पे अपन Q2 चार्ज को लेके आए, तो पहले अपन ने जैसे किया था तो यहाँ पर W2 क्या हो जाएगा, Q2 × KQ1/R12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। अब जो थर्ड चार्ज अपन लेके आएंगे उसके ऊपर पोटेंशियल Q1 की वजह से भी लगेगा और Q2 की वजह से भी। तो Q3 × पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस Q3 × पोटेंशियल ड्यू टू Q2, तो इसको करें Q3 × पोटेंशियल ड्यू टू Q1 या KQ1/R13, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q3 × KQ2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तीनों को W1 + W2 + W3 करेंगे तो अपने पास नेट वर्क डन आ जाएगा, और नेट वर्क डन ये अपने सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अपने पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये अपना सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो जितना अपना जो कंडक्टर है वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की जितनी कैपेबिलिटी होती है वही उसका कैपेसिटेंस होता है। इसके लिए जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होता है C, जिसको बोलता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और इसकी यूनिट होती है फराड, जिसको अपन F से डिनोट करते हैं। 1 फराड क्या होता है? व्हेन 1 volt potential increased in a conductor by storing 1 coulomb charge, then capacitance of conductor is 1 farad। देखो Q = CV है। अगर अपन 1 फैराड करना है तो यानी 1 फराड करना है, यानी चार्ज को भी 1 करना पड़ेगा और पोटेंशियल को भी 1, तो भी अपने पास जो कैपेसिटेंस होगी उसकी वैल्यू 1 फराड आएगी। जो C है वो ना Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है वो अपने साथ वाले वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ρ × L/A। ρL/A, तो जो रो था ρL/A, R = ρL/A, तो रो था वो ना L पे डिपेंड करता था, ना A पे, ना R पे। उसी सेम तरीके से C ना V पे डिपेंड करेगा, ना Q पे। जो C होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। फिर टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर। एक स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, यानी वो कितना अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो ये मान लो अपने पास स्पेरिकल कंडक्टर है, इस पे चार्ज है प्लस, रेडियस है r, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सरफेस कितनी होगी, KQ/R, ये अपना पोटेंशियल हो जाएगा। अब जो कैपेसिटेंस होता है वो Q/V, ऊपर वाले से क्योंकि Q होता है CV, तो C क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q और V अपन ने ये रहा, तो दोनों इस V को इसमें पुट कर देंगे तो Q से Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो R/K। ये होता है अपना कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर। और K क्या होता है, 1/4πε0। तो ये 1/K है, तो 1/K क्या हो जाएगा, 4πε0। तो ये हो जाएगा 4πε0 × R। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर। इसमें अपन देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, C यानी y = mx, x पे आ रहा है R और C आ रहा है y पे, और जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी 4πε0। तो इन दोनों के बीच के ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगी 4πε0, इसका स्लोप हो जाएगा। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल बिटवीन द 2 कंडक्टर्स। ये एक डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करती है बाय रिड्यूसिंग potential between 2 conductors. It consists of 2 conductors at almost same size and nature, which of them one is positively charged and another is negatively charged.
फिर आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के टाइप्स क्या होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अपने सिलेबस में बस पैरेलल प्लेट के। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो दो प्लेट से कंसिस्ट करता है और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कैपेसिटर होता है। तो देखो ये एक प्लेट है जो कि है पॉजिटिवली चार्ज और ये एक प्लेट है जो कि है नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसकी डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा और इसकी हो जाएगी माइनस सिग्मा। अब जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जो कि होगी इस साइड, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो कि इस साइड जो कि हो गई कैंसिल आउट। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इस वाले पॉइंट पे ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वी क्या होता है ई इंटू डी, तो ई क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी, क्यू तो क्यू रहने देंगे और जो वी है उसकी जगह ये वाला पुट कर देंगे। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये अपना कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखो जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा ए और सी के बीच, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के तो डी और सी के बीच का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इसको अगर अपन इन दोनों प्लेट्स के बीच में डालेंगे, जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की जो इस साइड होगी यानी जो प्लेट की थी, और इसके अंदर देखो ये एक इंसुलेटर यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस पर नेट चार्ज तो ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे, उस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव वाली प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड, अपोजिट साइड एक्सटर्नल वाली की, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई नोट अपॉन के। ई नोट क्या है, इनिशियल जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। सिमिलरली देखो वी नोट क्या हो जाएगा, ई नोट इंटू डी, इक्वेशन 1 मान लो। वी क्या हो जाएगा ई इंटू डी, ई की जगह लिख देंगे ई नोट बाई के, तो वी क्या हो जाएगा ई नोट बाई के इंटू डी। ऊपर वाला जो टर्म है ई नोट इंटू डी, ये क्या है वी नोट, तो इसको लिख देंगे वी नोट और नीचे के, तो जो वी हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा वी नोट बाई के। क्यू क्या होता है सी वी, इनिशियली सी नोट था और इनिशियली वी नोट था। क्यू तो सेम रहेगा चार्ज तो क्यू इक्वल्स टू सी नोट वी नोट, तो इस तरह से सी नोट क्या हो जाएगा क्यू बाई वी नोट। लेकिन फिर जो वी है वो चेंज हो जाएगा, यानी सी है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद अपना कैपेसिटेंस क्या है सी, वो हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू अब वी क्या है वी नोट बाई के, यानी वी नोट बाई के वो के ऊपर चला जाएगा। ये क्या है सी नोट, तो सी नोट इंटू के, जो अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद अपने पास दो केस आते हैं। एक तो केस आता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए जो प्लेट है उनके बीच में, और या फिर वो पार्शियली फिल्ड हो जाए, वो वाला सेकंड केस होगा। पहला वाला केस आता है कि जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपनी इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कम्प्लीटली फिल कर दे जाए, तो क्या होगा
तो मान लो ये कैपेसिटर है और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है k। तो E क्या हो जाएगा, ई नोट बाई के। तो ई नोट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इसके बीच में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट बाई के। V क्या है, E इंटू डी। ई की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो सिग्मा की जगह अपन फिर लिख देंगे Q बाई ए। तो ये आ जाएगा Q डी बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू के। फिर इस कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई वी। Q तो Q ही रहेगा, और जो V है उसकी जगह अपन ये पुट कर देंगे। तो Q से Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी इंटू के। जो ये वही आ गया, ये क्या था C, ये C नोट ही तो था, और ये C, ये C नोट कौन सा, इनिशियली जितना था अपने पास, ये था इनिशियली कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपने फिल नहीं किया था। तो ये C नोट इंटू के ही तो आ गया। फिर आता है जब कैपेसिटेंस निकालेंगे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड हो, यानी पूरी फिल नहीं हो, तो कितना होगा। देखो मैं मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस है t। अपन ने t थिकनेस तक उसको फिल किया है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है k। तो मान लो जो V1 है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स है ड्यू टू एयर। जो एयर की वजह से जो अपना पोटेंशियल है वो होगा अपना V1, और V2 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी वजह से जो अपना पोटेंशियल आया है। तो V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 क्या हो जाएगा, E इंटू डी। डी मतलब इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जब एयर में है वो। E तो क्या है, ई नोट इंटू इन दोनों का प्लेट का जब ये एयर में कितना है, इतना और इतना। ये कैसे निकलेगा, D माइनस टी करेंगे तो ये वाला इतना वाला निकल जाएगा। तो ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस V2 कितना हो जाएगा, ई नोट बाई के। जो अपना पोटेंशियल है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से वो डिक्रीज कर जाएगा, ई नोट बाई के, और इंटू ये कितने थिकनेस तक है t, तो ई नोट बाई के इंटू टी। ई नोट की जगह अपन लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये लिख दिया अपन ने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की जगह लिख देंगे Q बाई ए और एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब C क्या होता है, Q बाई V की जगह ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो Q से Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नोट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ जाती है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियल फील्ड हो। अब इससे अपन ऊपर वाली चीज़ भी निकाल सकते हैं कि जब पूरी फील्ड हो, जिसमें T क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा T। तो एक बार अपन लिख सकते हैं कि देखो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोट, D क्या हो जाएगा, T के बराबर जब पूरी फिल हो जाएगी तो हो जाएगा D माइनस डी प्लस डी बाई के। ये तो कैंसिल हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट D बाई के। ये जो अपन ने ऊपर निकाली थी ये वाली चीज़, ये वही आ गई। फिर नेक्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सब में डिफरेंस जाएगा, I सब में सेम जा रहा है तो Q भी सब में सेम ही जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ तो क्या V अंत तक जितने अपन ने कैपेसिटर्स लगाए हैं। V क्या होता है, Q बाई C, सब की जगह Q बाई C लिख देंगे। V क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 ऐसे करके Q बाई Cn तक। जो Q है वो सब में कॉमन आके निकल जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 से 1Cn तक। वाली चीज़ अपन देख सकते हैं जो रजिस्टर्स था, रजिस्टर का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था उसमें R इक्विवेलेंट क्या आया सीरीज़ में, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा है। ये वाली चीज़ जो रजिस्टर है उसमें पैरेलल में आई थी। फिर इसमें पॉइंट आता है कि जो कैपेसिटेंस ऑब्टेन हो गया, यानी C इक्विवेलेंट जो अपना रहेगा वो स्मॉलर रहेगा, जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का। जैसे मान लो ये 1, ये 2 और ये 3 है, यानी इनका कैपेसिटेंस कितना है 1, 2 और 3। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 1,
तो इसका जो नेट अपना सी इक्विवेलेंट रहेगा वो 1 से भी कम रहेगा, यानी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे, इसमें सब में चार्ज डिफरेंट जाएगा लेकिन जो वोल्टेज रहेगा वो सब में सेम जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 से Q1 तक, Q क्या तो CV, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ऐसे CNV तक। V सब में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से Cn तक। ये वाली चीज़ अपन ने जब रजिस्टर में देखी थी तो C1 प्लस C2 ऐसा करके उसमें सीरीज़ में आया था, लेकिन पैरेलल में जो रजिस्टर्स था उसका आया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है इसमें जो पैरेलल और सीरीज़ के जो रिजल्ट है वो अपोजिट होते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है द कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर। मान लो ये C1 है 1 फेराड 1 माइक्रोफेराड, ये है 2 माइक्रोफेराड, ये है 3 माइक्रोफेराड। तो जो अपना पैरेलल में जो अपना नेट आएगा वो इस जो ग्रेटेस्ट है यानी 3 है उससे भी ज़्यादा आएगा, यानी 4 आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। फिर लास्ट टॉपिक आता है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। तो जो U होता है इसको डिनोट करते हैं U से, तो U हो जाएगा ½ CV²। इसमें C की जगह अपन लिख देंगे Q/V, तो इससे आ जाएगा Q² 2/C। ये है ½ CV², तो ½ CV²। C की जगह अपन लिख देंगे Q/V, तो ½ Q/V इंटू V²। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ½ QV, तो ½ QV ये वाला फॉर्मूला आ गया। फिर है ½ CV²। इसमें V की जगह अपन लिख देंगे Q/C, तो ½ C इंटू Q²/C²। C से C कैंसिल आउट, तो आ जाएगा ½ Q²/C। और एक ये अलग फॉर्मूला आता है जो कि है ½ ε0E²। E यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।